हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं फिर से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं। तो दोस्तों, जो हमने आदिकाल कर लिया है और यूनिट फर्स्ट किया है, उसके अंदर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें है सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध व नाथों में से सबसे पुराने कौन माने जाते हैं। यानी सिद्ध और नाथ के जितने भी लेखक या फिर कवि हुए, दार्शनिक हुए हैं, उनमें सबसे पुराने कौन माने जाते हैं। तो इसके अंदर हो जाएंगे सरहपा हो जाएंगे, जो कि सरहपा को सबसे पहले किसने कवि माना है, सबसे पहला कवि या प्रथम कवि तो राहुल शंकरतैन ने माना है। और उन्हीं को सिद्धों और नाथों के सभी कवियों में से सबसे पुराने हैं वो को माने जाते हैं, सरहपा माने जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले यही है कि हमें ये देखना है कि अगर ईस्वी के हिसाब से देखें या फिर टाइम के हिसाब से देखें तो भी सरहपा ही सबसे पहले आते हैं। चाहे आगे पीछे कौन से भी कणहपा है, लुई है, कौन भी लुई पे है वो भी दे दिए, तो सबसे पहले सरहपा ही आएंगे। तो इसमें हो जाएगा सरहपा कवि हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, कमायनी की विशेषताएं। मैंने कमायनी की पूरी जितनी भी डिटेल थी वो सारी की सारी चैनल पर डाल दी है, और अगर आप ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उसी में से क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें है कमायनी की विशेषताओं में सबसे पहले है, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। अद्वैतवाद इसके अंदर दिखाया है, शैव दर्शन दिखाया है, यह हमने कल किया था। तो इसमें सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है कि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। दूसरा है, यह स्त्री नारी के लिए संजीवनी है, क्योंकि नारी सृष्टि के लिए सबसे पहले ये दिखाई है। उसके अंदर मनु और श्रद्धा का जिक्र आया है, तो श्रद्धा है वो प्रथम स्त्री के रूप में दिखाई है। तो ये हो जाएगा, यह स्त्री सृष्टि के लिए संजीवनी है। और यह शाश्वत जीवन और मानव कल्याण का काव्य है। यानी शाश्वत जीवन और मानव कल्याण, मनुष्य कल्याण का काव्य दिखाया गया है। आगे चलते हैं, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। इतिहास लेखन की पद्धति 3-4 बताई थी मैंने, तीनों चारों उसके अंदर वीडियो के अंदर दी हुई हैं। और सबसे विकसित पूछे इसके अंदर विधेयवादी पद्धति हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि विधेयवादी पद्धति है वो सबसे पहले है वो 3 कवि ने चलाई थी, और उसके बाद में उनका अनुसरण है वो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ के अंदर किया था। और उन्हीं की पद्धति पे ही आज के इतिहास लिखे जाते हैं, और सबसे विकसित पद्धति भी यही मानी जाती है। आगे है, आप इसमें अंदर ये बताइएगा प्रश्न नंबर 3 के अंदर कि इसके अंदर जो विधेयवादी है उसके अंदर 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर विधेयवादी पद्धति है या फिर अपने ग्रंथ है उसकी रचना की जाती है, जो रामचंद्र शुक्ल ने भी इसके अंदर यूज किया है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान है वो किस कवि ने किसने सबसे पहले अपनी ओर आकृष्ट किया था। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है सही से। तो ये प्रश्न दोबारा से पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान किसने आकृष्ट किया था। यानी कि आर्य भाषाओं का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, फिर उसको आगे बढ़ाया था, या फिर उनका अध्ययन किसके किया था। ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है एक सारे के सारे, तो उसी में से ये क्वेश्चन उठाया मैंने। हिंदी की मूल उत्पत्ति यानी हिंदी है उसकी मूल उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। यानी कि हिंदी है वो हमारी जो शुरुआत से चली आई है, फिर आगे निकली है हिंदी, आके लास्ट में बनी है, वो है सबसे पहले कहाँ से निकली है, शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबोली भाषा है वो किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है। तो ये हो जाएगा बांग्ला भाषा का। और ब्रजबोली को शब्द है, नाम है, वो किसने दिया है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। आगे है प्रश्न नंबर 7 है, बघेली की मुख्य बोलियां। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्या है, सारी बोलियां या फिर बोलियों के क्षेत्र हैं वो पूछे जाने लगे हैं। तो ये ब्रज बघेली का पूछा है, तो बघेली में हो जाएगा तिरहारी, जोहार, गहोरा, ये हो जाएंगे इसके बोलियां हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 8 है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर संसदीय समिति का
गठन करने का विचार करने के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है। यानी कि ये पूछा है कि संसदीय समिति का गठन है वो किसके लिए कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया इसका, तो ये हो जाएगा 344 अनुच्छेद। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी अनुच्छेद लगे हुए हैं हमारे 343 से लेकर 351 तक, वो सारे हमें पता होने चाहिए कि इस अनुच्छेद के अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 344 अनुच्छेद के अंदर क्या है, संसदीय समिति का गठन करने का विचार किया गया था। आगे है नागरिक प्रचारणी सभा काशी का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1893। तो दोस्तों एक पहला क्वेश्चन ये है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी ये क्या थी, सभा थी। ठीक है, ये कब बनी थी, 1893 में। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 1893 में। लेकिन 1896 में इसके नाम से क्या है, ये पत्रिका थी। ठीक है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी। ठीक है, वो काशी की पत्रिका कब आई थी, 1896 के बाद। नॉर्मली सी बात है कि अगर पहले सभा आई तो उसके बाद में ही उसके नाम से पत्रिका निकलेगी, तो ये पहले सभा बनी उसके बाद में पत्रिका। तो 93 के अंदर क्या हुई थी, सभा बनी थी नागरिक प्रचारणी सभा काशी, और 1896 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका बनी थी। दक्षिण के अलावा संत, आलवार संत आएगा यहाँ पे, दक्षिण के आलवार। ठीक है, आलवार संत किस शाखा से संबंधित है। ठीक है, भक्ति काल के जो आलवार संत हैं वो पूछे गए हैं कि किस का शाखा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा राम भक्ति शाखा थे। क्योंकि दक्षिण के संत हैं वो वैष्णव थे, तो वैष्णव तो क्या किससे हो जाएंगे, राम भक्ति से शाखा से संबंधित हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का है वो कब गठित की गई थी, ये हो जाएगा 1927 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत बंधु किसकी पत्रिका है, बहुत बार पूछी जाती है ये पत्रिका भी, यह है तोताराम की। भारत बंधु पत्रिका किसकी है, तोताराम की। प्रश्न नंबर 13 है पद्मावत में कितने खंड हैं, ये भी हमारी यूजीसी नेट सिलेबस हिंदी के अंदर लगी हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने खंड हैं। तो इसमें हो जाएगा 57 खंड। और आप ये बताइएगा कि जायसी के अंदर जायसी की कौन सी जो कृति है हमारे सिलेबस के अंदर लगी हुई है, वो कौन सा इसका खंड है। तो इसके अंदर 57 खंड, 57 में से वो कौन सा खंड है, तो वो हमें बताना है आपको। आगे है जैसे को तैसा किसकी रचना है, जैसे को तैसा किसकी रचना है, गोपाल राम गहमरी की। ठीक है, ये आज मैं क्वेश्चन पेपर करी थी, उसी में से आगे आई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने ये इसके अंदर डाल थी। तो जैसे को तैसा किसकी रचना है, गोपाल राम गहमरी की। ये आगे आएंगे आधुनिक काल के अंदर, तो उसमें आ जाएंगे। 10 तस्वीरें किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी गई है। तो 10 तस्वीरें हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की। लॉन्गिनस के पेरियोप्सिस कौन सा ग्रंथ है, यानी कि ये पूछा है कि जो इसके अंदर है लॉन्जाइनस है। ठीक है, जो हम लॉन्जाइनस के नाम से जानते हैं, उनका पूछा है कि उनका एक ग्रंथ है पेरियोप्सिस, वो कौन से प्रकार का ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा भाषण शास्त्र पे। ठीक है, जैसे ये अलग अलग शास्त्र अलग अलग आधारित शास्त्र हैं, वैसे ही इन्होंने भाषण शास्त्र पर ये क्या लिखा है, पेरियोप्सिस लिखा है। मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे है, ये भी ये नेट के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये हो जाएगा अति मानवीय पौराणिक पात्रों से या कथाओं से। मिथक जहाँ पे भी आते हैं वो हो जाएगा पौराणिक, यानी पुराने जो पात्र हैं, ठीक है, पात्रों और उनकी कथाओं से संबंधित क्या होता है, मिथक बनते हैं। आगे है सुजान भक्ति, सुजान भगत हो जाएगा, ये सुजान भगत है वो किसकी कहानी है। ठीक है, सुजान भगत पूछा है किसकी कहानी है, तो ये हो जाएंगी प्रेमचंद की कहानी है। ब्रजभाषा गद्य की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, ब्रजभाषा गद्य, गद्य पूछा है इन्होंने, ब्रजभाषा गद्य की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो ये हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। ये किसकी है, गोकुल नाथ की। ठीक है, गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, और ये गोकुलनाथ की रचनाएं भी इन्होंने क्या है, एक के अंदर क्या है 84 के अंदर वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और 200 वैष्णव की वार्ता है उसके अंदर किसका वर्णन है, विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग के शिष्यों का वर्णन है।
आगे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये किसकी रचना है, ब्रजभाषा गद्य की, ठीक है। ब्रजभाषा जो अपने हैं खड़ी बोली ब्रजभाषा ऐसे, तो ब्रजभाषा की गद्य रचना है ना कि पद्य रचना, गद्य रचना जो है उसमें सबसे प्रथम या फिर उसके आसपास की रचना ये मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 है, आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप कौन कौन से मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने पीछे गद्य की कविताएं पढ़ी हैं, वो पढ़े हैं, पीछे रचनाएं पढ़ी हैं, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आधुनिक गद्य काल से पहले, यानी आधुनिक काल के बाद में गद्य बहुत ज़्यादा लिखे जाने लगा, लेकिन उससे पहले हमने गद्य के 3 रूप कौन से मिलते हैं, यानी कि उनसे आधुनिक काल से पहले हैं वो हमें किस किस भाषा के अंदर क्या है गद्य रूप मिलते हैं। आधुनिक काल के बाद में भारतेंदु ने तो गद्य काल क्या है, भारतेंदु युग के बाद में क्या है कहा गया है, आदि वर्तमान को गद्य काल रूप ही कहा जाता है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बना है कि आधुनिक काल से पहले है, उससे पहले वो गद्य के भाषा में कौन से रूप मिले हैं। तो राजस्थानी में मिले हैं एक तो गद्य रूप, एक ब्रज भाषा में और एक खड़ी बोली में। इन तीनों ही बोलियों के अंदर बस क्या मिले हैं, गद्य रूप ही मिलते हैं। आगे चलते हैं, सॉरी दोस्तों, आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिकालीन गद्य रचनाएं मुख्य तौर पर 4 कौन कौन सी हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आदिकाल के अंदर गद्य रचनाएं हैं मुख्य तौर पर 4 ही मिलती हैं। तो चारों के अंदर क्या है, एक है कुवल्यमाला, इम्पोर्टेंट है, चारों बहुत ही बार पूछी जाती हैं, इन चारों की डिटेल मैं भी लेकर आऊँगी। तो उसके अंदर सबसे पहले है कुवल्यमाला, दूसरी है राउलवेल, तीसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चौथा है वर्ण रत्नाकर। इनके राइटर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो ये चारों रचनाएं क्या है, गद्य रचनाएं हैं, और वो भी कौन सी है, आदिकाल की गद्य रचनाएं। कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936। ये मैंने पहले करवा चुकी हूँ मैं, ये भी क्या है 1936 हो जाएगा। आगे है असाध्य वीणा है वो किसके अंदर संकलित है, तो वो हो जाएगा आंगन के पार द्वार। ये मैंने कविता संपूर्ण तरीके से करवा दी है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही तक थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।